एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सान्या में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम सान्या है और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारे हिंदी का सेमेस्टर 2 का गबन उपन्यास। तो गबन उपन्यास जिन बच्चों का है तो ये वीडियो आप ही के लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है, बिकॉज इसमें हम अपना गबन उपन्यास के जो अध्याय है उनको बहुत ही सरल शब्दों में समझेंगे। ठीक है, तो ये वन शॉट वीडियो होने वाला है एंड साथ ही साथ जितने भी हमारे अध्याय हैं उनको वन शॉर्टली हम समझेंगे। एक तरीके से एक समरी है, ठीक है, जिससे कि आपको समझ आ जाए कि गबन उपन्यास में है क्या क्या। ठीक है, यानी जो सेमेस्टर 2 है तो उसमें हमारे अध्याय जो कि आने वाले हैं 27 से लेके 52 तक, आप सभी जानते हैं। तो जो अध्याय हमारा 27 से लेके 39 तक है वो मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में समझाया था। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले जाके उस वीडियो को ज़रूर देखना, तभी आपको ये वीडियो समझ आने वाला है। ठीक है, तो अगर आपके पास वो वीडियो नहीं देखी आपने तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। एंड साथ ही साथ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप चैनल पे न्यू हो सो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज आपको ऐसी फ्यूचर में वीडियोज़ मिलती रहेंगी यूज़फुल, और साथ ही साथ वीडियोज़ बनाने में मेहनत लगती है दोस्तों। तो प्लीज़ आप सभी मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा, और साथ ही साथ वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, और साथ ही साथ कमेंट में अपने व्यूज़ ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं, आज हम इस अध्याय में यानी हमारे इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले अध्याय 40 से लेके 52, इस वीडियो में हमारा जो गबन उपन्यास है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो वीडियो को आखिरी तक देखना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गबन उपन्यास के जो हमारे नर पात्र है वो है रमानाथ और नारी पात्र है जालपा, और ये जो उपन्यास है उसे किसने लिखा है? मुंशी प्रेमचंद जी ने। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, गबन उपन्यास को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करना चाहती हूँ क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड। जिन स्टूडेंट्स को पता है इस बारे में, क्वेश्चन आंसर्स उनके प्रिपेयर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि गबन उपन्यास आपका कितने मार्क्स का आने वाला है और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है गबन उपन्यास का। तो गबन उपन्यास जो टोटल है 11 मार्क्स का आएगा, और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है 3 मार्क्स एंड 5 मार्क्स। 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे, यानी कि टोटल होंगे 6 मार्क्स। ठीक है, और है 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है तो 5 मार्क्स, तो टोटल हो गए 11 मार्क्स। ठीक है, और 2 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आएंगे गबन से। ठीक है, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत बच्चे पूछ रहे थे, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा, 3 और 5 मार्क्स का आएगा। 3 मार्क्स के आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 2 अटेम्प्ट करने हैं, तो जो अच्छे से आता होगा उन्हीं 2 को अटेम्प्ट करके आना। ठीक है, और 5 मार्क्स का जो है वो 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से एक ही अटेम्प्ट करना है। अब अगर आपको गबन उपन्यास के क्वेश्चन आंसर्स को प्रैक्टिस करना है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रैक्टिस करके जाओगे तभी आंसर लिख पाओगे 3 मार्क्स के, है ना। तो उसके लिए मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है गबन का PDF। ठीक है, तो प्लीज़ उसको अच्छे से देख के जाना, समझ के जाना, और ये वीडियो को लास्ट तक देख लेना तो आपको गबन पूरा समझ आ जाएगा। ठीक है, इससे पहले का जो पार्ट है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है चैनल पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है ना, देखो 3 नंबर का क्वेश्चन कैसे आएगा, कैसे पूछा जाएगा 3 नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें आपको कोई सा भी गबन उपन्यास है जैसा कि, तो उसमें 27 से लेके जो लास्ट तक 52 है, तो वहाँ से कहीं से भी बीच में से कोई सा भी लाइन उठा के दे देंगे और बोलेंगे अब इस जो लाइन लिखा हुआ है इसके वक्ता कौन है और श्रोता कौन है। वक्ता यानी बोलने वाला और श्रोता यानी सुनने वाला। तो ये किसने बोला है और किसने सुना है ये बताओ और इसका भाव स्पष्ट करो। तो अगर आपने अपना गबन उपन्यास पढ़ा है अच्छे से तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, समरी ये जो वीडियो बनाई है इससे समझ के जाना, एंड साथ ही साथ क्या करना, वो जो क्वेश्चन आंसर्स भेजे टेलीग्राम पे उसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। ठीक है, एंड नाउ अब आते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन। 5 मार्क्स के क्वेश्चन जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो कॉमन मिलेंगे आपको, जो इम्पॉर्टेंट है, तो देखो मैं बता रही हूँ। सबसे पहला तो चरित्र चित्रण। चरित्र चित्रण बहुत इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए। तो चरित्र चित्रण में सबसे पहले जो 2 मेन कैरेक्टर है जो कि आएगा ही आएगा वो है जालपा या फिर रमानाथ। जालपा और रमानाथ क्योंकि इस उपन्यास के प्रमुख नायक और नायिका है, तो इसका तो पढ़ के ही जाना है। 5 पॉइंट्स बना लेना। ठीक है, 5 पॉइंट्स आपको जो है इनके विशेषताएं बतानी है, इनके कैरेक्टर की, और साथ ही साथ शुरुआत जब करोगे तो इंट्रोडक्शन से करना, फिर 5 पॉइंट्स लिखना, इनके विशेषताएं लिखना, इनके कैरेक्टर की, एंड देन फिर निष्कर्ष दे देना, कंक्लूजन। तो 5 मार्क्स आपके पक्के। तो जालपा और रमानाथ को तो छोड़ना ही नहीं अपने
चरित्र चित्रण में 5 नंबर के लिए ये आपको कॉमन मिलेगा ही मिलेगा, किसी ना किसी इसमें मिल जाएगा। दूसरा, इसके अलावा जो आप पढ़ के जा सकते हो अपना कैरेक्टर स्केच, वो है रतन का। रतन आप जानते हो इंदुभूषण वकील साहब की पत्नी है, उनका कैरेक्टर स्केच पढ़ के जा सकते हो। फिर मणिभूषण भतीजा, जो भतीजा था वकील साहब का मणिभूषण, उसका आप पढ़ के जाना, ठीक है। फिर देवीदीन, जग्गो, जोहरा, तो ये सब आगे के हैं। और जैसे दयानाथ, रामेश्वरी जो कि रमानाथ के माता पिता है, उसके अलावा जालपा के माता पिता का नाम दीनदयाल मानकी, इनके कैरेक्टर स्केच आ सकता है। वैसे ये सब तो आपके साइड कैरेक्टर्स है, तो इनका ज़्यादा नहीं भी पढ़ोगे चलेगा, ये इतना नहीं भी पूछ सकते, लेकिन जो मेन है वो तो है जालपा, रमानाथ और जोहरा, और मणिभूषण का भी पढ़ के जाना, ठीक है। तो ये मेन है। चरित्र चित्रण के अलावा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो आपका है गबन उपन्यास की मूल समस्या क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको पक्का 5 मार्क्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो गबन उपन्यास की मूल समस्या क्या है, और इसी का एक और क्वेश्चन जो कि रिलेटेड है, आपका सेम ही आंसर होगा इसका, लेकिन क्वेश्चन इसका डिफरेंट है, दैट इज गबन उपन्यास का उद्देश्य क्या है। तो गबन उपन्यास का उद्देश्य क्या है और गबन उपन्यास की मूल समस्या क्या है, अगर ये दोनों पूछा जाए तो सेम आंसर होगा, तो आंसर आपको याद करना है, ठीक है। ये सब आपको मेरे जो PDF है गबन उपन्यास का, उसमें मिल जाएगा ये सब आंसर। इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो है आपका गबन उपन्यास एक उद्देश्य प्रधान रचना है, इस पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चंस अगर आप 5 मार्क्स के लिए अपना प्रैक्टिस करके जाते हो तो आपका बहुत ज़्यादा मतलब आपको मिल ही जाएगा ये 5 नंबर में, ठीक है, और आपके 5 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। तो इन क्वेश्चंस को तो छोड़ना मत जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। धीरे धीरे रमानाथ के बयान बदलने का पता दरोगा साहब के साथ साथ डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस को भी पता चल जाता है। फिर क्या था, उन्होंने उसे आतंकित करना शुरू कर दिया और प्रलोभन भी देना शुरू कर दिया। बेचारा पुनः मजबूर होकर रमानाथ ने आत्मसमर्पण कर दिया, यानी पुलिस के अफसरों के धमकाने के बाद तथा बढ़िया बढ़िया नौकरी और उपहार दिलवाने के लालच में रमानाथ ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। बेचारी जालपा के परियोजना पर उसने पानी फेर दिया और वह पुनः क्रांतिकारियों के विरुद्ध में गवाही देने के लिए तैयार हो गया। फिर उसे जज साहब के सामने प्रस्तुत किया गया। देवीदीन, जालपा, यहाँ तक कि जग्गो भी यह सब देखने के लिए अदालत में पहुंची। दर्शकों से गैलरी खचाखच भरी हुई थी। जालपा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब रमानाथ ने पुलिस द्वारा रटा रटाया गया बयान सुना दिया, अर्थात रमानाथ ने पुलिस के प्रभाव में आकर क्रांतिकारियों के विरुद्ध गवाही दे दी। देवीदीन बेचारा मन महसूस कर रह गया। दर्शकों ने भी जी भर कर उसकी भर्त्सना की, उसके बारे में अनेक तरह की बातें की। जालपा भी रमानाथ का बयान सुनने के लिए चूंकि आई हुई थी, और जब उसने उसके बयान को सुना तो वह भी हैरान हो गई, और जब उसने बयान नहीं बदला तो वह हैरान होकर रह गई। उसके बयान ना बदलने के कारण कोर्ट से लौटते समय रमानाथ को मन ही मन कोसने लगी। स्त्रियों ने जालपा के सामने ही जिस प्रकार घृणित शब्दों में रमानाथ की निंदा की थी, जालपा से यह सब सुना नहीं गया। बेचारी जालपा लज्जावनत हो गई थी। जालपा का वहां रुकना अब सही नहीं लग रहा था। वह यह सब सुनकर ठहर भी नहीं पाई और वहां से देवीदीन के साथ चली गई। फिर उसने जज साहब से सारा रहस्य खोल देना चाहा, किंतु इस आशंका से कि रमानाथ को बयान बदलने के कारण कारावास में कहीं अधिक यातना न सहनी पड़े, इसलिए जालपा शांत हो गई और चुपचाप वहां से चली गई। झूठा बयान देने के कारण रमानाथ के फंस जाने के भय से उसका साहस झंझोड़ कर रह गया। अंत में वह एक बार फिर रमानाथ से मिलने के लिए तड़पने लगी। वह उसे उसके स्वार्थमूलक कुत्सित कर्मों के लिए भी आड़े हाथों लेना चाहती थी। मुकदमे का निर्णय चूंकि हो चुका था और उसकी गवाही के कारण स्कूल मास्टर दिनेश को भी फांसी की सजा मिल गई थी और शेष क्रांतिकारियों को कारावास मिला था। यह सब सुनकर जालपा का हृदय कांप उठा। वह यह सोचकर कांप उठी कि रमानाथ के कारण ही एक व्यक्ति को फांसी होगी और अन्य लोगों को कारावास होगा। फिर क्या था, उसने पश्चाताप स्वरूप देवीदीन को दिनेश के घर का पता लगाने के लिए कहा। जो भी हो, फैसला तो अब हो चुका था। स्कूल मास्टर दिनेश को फांसी की सजा मिली थी और शेष क्रांतिकारियों को कारावास। दिनेश, जिसका बड़ा परिवार था और मास्टर होने के कारण उसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी, उसको फांसी का दंड मिला और 5 को 10-10 वर्ष का और 8 लोगों को 5-5 वर्ष का कठोर कारावास मिला। इस घटना से जालपा को
मर्मांतक पीड़ा हुई। देवीदीन ने जालपा की प्रेरणा से सभी के बारे में पता लगा लिया और बतलाया कि केवल दिनेश का परिवार अनाथ हो गया है। यह सब सुनकर जालपा के हृदय में इस परिवार के प्रति करुणा का सागर उमड़ पड़ा। अब इस मुकदमे में हाईकोर्ट का निर्णय जालपा के लिए आशा की किरण बनकर रह गई थी। अपनी गवाही से पुरस्कृत रमानाथ 4 सोने की चूड़ियां जग्गो के लिए और 1 सोने का हार जालपा के लिए लेकर एक दिन पुलिस की ही मोटर में बैठकर देवीदीन के घर आया। देवीदीन घर पर उस समय नहीं था। जग्गो ने सोने की चूड़ियां स्वीकार ना करके उसकी घोर भर्त्सना की। जालपा ने भी बहुत धिक्कारा। जालपा ने उन्हें घृणा के साथ ठुकरा दिया और बुरी तरह फटकारा। और जब रमानाथ ने उससे क्षमा करने के लिए कहा तो उसने कहा कि कभी नहीं, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर क्षमा नहीं कर सकती हूँ। इस घटना से जालपा को अपने पति से अब हार्दिक घृणा उत्पन्न हो गई थी। अब रमानाथ वहाँ क्या करता? मजबूरन लज्जित होकर पुलिस के बंगले में लौट आया। क्रांतिकारियों को सजा हो जाने के बाद अब रमानाथ को भी धीरे धीरे अपने प्रति ग्लानि उत्पन्न हो गई थी, क्योंकि उसके कार्य से किसी को भी सुख नहीं मिला था। सभी ने उसकी निंदा की, सभी ने उसे फटकारा था। रमानाथ देवीदीन के घर से लौट आने के बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अब वह देर नहीं करेगा, बल्कि जल्द से जल्द इसका फैसला करेगा। अब वह बिल्कुल देर नहीं करेगा, बल्कि अब वह जज साहब के सामने जाकर सारी पोल खोल देगा। पर वह जज साहब के बंगले पर पहुंचकर भी वापस लौट आया। वह जज साहब से मिल नहीं सका। वह जज साहब से मिलकर कहने का साहस नहीं जुटा सका। वस्तुतः अब रमानाथ धीरे धीरे पुलिस वालों के व्यवहार से उब चुका था और अब वह उनके सामने बेढंगा व्यवहार करना शुरू कर दिया था। पुलिस वालों को रमानाथ का यह व्यवहार समझने में देर नहीं लगी कि रमानाथ का यह परिवर्तन व्यवहार उसकी पत्नी जालपा के कारण ही हुआ है। अंत में पुलिस वालों ने रमानाथ से कहा कि जालपा एक प्रावरी लेडी प्रतीत होती है, कुछ मिजाज फुर्सी करने की अब उसकी ज़रूरत है। यह सब कहकर उन लोगों ने रमानाथ को थोड़ा भयभीत कर दिया। अब जालपा पश्चाताप करना चाहती थी, इसलिए वह दिनेश की बूढ़ी माँ की सेवा करने में लग गई थी, क्योंकि जो कुछ भी हुआ था यह सब रमानाथ के कारण ही हुआ था और जालपा का वह पति था, इसलिए वह जो है पश्चाताप करके इस पीड़ा को कम करना चाहती थी। जालपा की भर्त्सना के फलस्वरूप रमानाथ के विचारों में फिर से परिवर्तन आ गया था। फिर क्या था? अब उसने नौकरी पाने के माया जाल की भी चिंता नहीं की। उसने पुलिस के अफसरों के सामने ही तुरंत ही वहां से चले जाने की इच्छा व्यक्त की और कहा कि अब वह यहाँ नहीं रहना चाहता है। परंतु पुलिस अधिकारियों ने उससे कहा कि जब तक हाईकोर्ट का फैसला नहीं हो जाता है तब तक वह कहीं भी नहीं जा सकता है। साथ ही साथ पुलिस अधिकारियों ने यह भी कहा कि यदि वह उनकी बात नहीं मानेगा तो वह देवीदीन और जालपा की भी पिटाई करेंगे। अंत में जालपा के संकट में पड़ने के भय से वह कांप उठा और पुनः आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार धीरे धीरे रमानाथ की घूमने फिरने की स्वतंत्रता भी चली गई और वह बंधन में रहने लगा। उसके बंधन कड़े कर दिए गए। रमानाथ सिगार जलाकर इस विषम परिस्थिति से बचने का विचार करने लगा। इधर मणिभूषण ने पहले तो रतन को अपने साथ ले जाने का विचार किया, किंतु जब रतन ने ही सर्वस्व त्याग कर विरंतत एवं स्वावलंबी जीवन व्यतीत करने का व्रत ले लिया तो 15 रुपये मासिक के घर की व्यवस्था कर दी। किंतु स्वाभिमानी रतन ने गृह त्याग कर मणिभूषण से सदैव के लिए मुक्ति पा ली और इस प्रकार वह अकेले ही जीवन व्यतीत करने लगी। ऐसे तो रमानाथ को काबू में करके पुलिस वाले निश्चित हो गए थे। उनका केस पक्का भी हो चुका था। फिर भी वह रमानाथ को हाईकोर्ट के फैसले तक छोड़ना नहीं चाहते थे। पुलिस वालों ने रमानाथ को फंसाए रखने के लिए उस पर शराब और सुंदरी का भी जादू डाला। पुलिस अधिकारियों ने रमानाथ के मनोविनोद के लिए जौहरा नाम की एक अत्यंत ही रूपवती वैश्या को भी नियत कर दिया। धीरे धीरे वह जौहरा के प्रेम राग में इतना बंध गया कि जालपा को भी भूलने लगा। जौहरा को भी उससे हार्दिक प्रेम उत्पन्न हो गया था। जौहरा ने उसकी आसक्ति की अनुभूति से पुलिस भी उसकी ओर से निश्चित सी रहने लगी। रमानाथ ने जौहरा पर एक प्रकार का अधिकार प्राप्त करना चाहा। एक दिन उसने जौहरा से प्रेमालाप करने की इच्छुक दरोगा को भी कमरे से बाहर निकाल दिया। संयोग बस रमानाथ एक दिन मोटर में बैठकर कहीं घूमने जा रहा था कि अचानक दुबली पतली जालपा को सिर पर घड़ा रखकर कहीं जाते हुए देखा था। जालपा का सौंदर्य विलीन हो चुका था। अब वह मलिन मुखी वृद्धा जैसी लग रही थी।
उसका हृदय जालपा की हालत को जानने के लिए तड़प उठा। वह सोचने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि देवीदीन ने जालपा को घर से निकाल दिया है। इस रहस्य का पता लगाने के लिए उसने जौहरा की सहायता ली और जालपा का पता लगाने के लिए कहा। जौहरा भी रमानाथ से प्रेम करने लगी थी, अतः वह उसकी बात को अस्वीकार नहीं कर सकी। जौहरा ने उसके उदास होने का कारण पूछा। रमानाथ ने अपना हृदय जौहरा के सामने खोल कर रख दिया। उसने उसे जालपा के बारे में सब कुछ बता दिया। साथ ही साथ उसने जौहरा से कहा कि वह जालपा के बारे में ठोस जानकारी लाकर दे, यानी उसने जालपा का समाचार लाने के लिए प्रार्थना की। यह सब सुनकर जौहरा को लेश मात्र भी ईर्ष्या नहीं हुई। जौहरा रमानाथ से सच्चा प्रेम करती थी। उसने जालपा से मिलकर सारा समाचार प्राप्त कर लिया। वह 8 दिन के बाद लौटी। इस बीच रमानाथ उसकी प्रतीक्षा करते करते परेशान हो गया था। रमानाथ उसके अभाव में तड़प रहा था। 8वें दिन जौहरा जब रात को ठीक 10 बजे रमानाथ से मिली तो उसने बताया कि जालपा देवीदीन के यहाँ ही रहती है, किंतु दिनेश के परिवार की सेवा में वह लगी रहती है। अब वह उसके बच्चों को खिलाती है, माताजी के लिए गंगा जल लाती है, बर्तन मलती है तथा उस परिवार के भरण पोषण के लिए चंदा भी इकट्ठा करती है। इस प्रकार वह अपने पति द्वारा किए गए पाप का प्रायश्चित कर रही है। यह सब सुनकर रमानाथ हैरान हो जाता है। जौहरा ने यह भी बतलाया कि वह किस प्रकार उससे मिली और घनिष्ठ संबंध भी स्थापित कर ली। उसने आगे चलकर यह भी कहा कि उस साध्वी के जीवन से प्रेरणा लेकर अब वह अपना नारकीय जीवन समाप्त कर देना चाहती है और जालपा की तरह दूसरों की सेवा करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहती है। वह सदैव जालपा के साथ रहना चाहती है। इस तरह जौहरा बाई स्वयं उसके यानी जालपा के त्याग से इतनी अधिक प्रभावित कि उसने भी सादा जीवन अपना लिया। उसने भी अपने रहन सहन में काफ़ी बदलाव ला दिया। रमानाथ भी जालपा के त्याग की कहानी को सुनकर बहुत प्रभावित हुआ और वह दरोगा से 1 घंटे की छुट्टी लेकर जालपा, देवीदीन और जग्गो से मिलने के लिए गया। परंतु जालपा ने जब उससे न मिलना चाहा तो वह यह कहकर वहाँ से चल दिया कि आज मैं जज साहब को सारी घटना को बतला दूंगा। उसने जालपा से वादा किया कि वह इस बार निश्चय ही रहस्य का भांडा फोड़ कर देगा। जालपा अंत में पश्चाताप करती हुई रह गई कि मैं उससे आखिर अंत में क्यों नहीं मिली। रमानाथ सीधे जज साहब के बंगले में पहुंच गया। रमानाथ ने इस बार जज साहब को सारी सत्य घटनाओं से परिचित करा दिया। यानी रमानाथ ने जज साहब को शुरू से लेकर अंत तक समस्त घटना और पुलिस के षड्यंत्र से भी परिचित करा दिया था। सौभाग्य से जज साहब ने भी अभियोग पुनः सुनने की आज्ञा दे दी। यह सब सुनकर पुलिस के पैर उखड़ने लगे। फिर उन्होंने रमानाथ पर बयान देने के बाद पुनः बयान बदलने का झूठा अभियोग भी चलाया, परंतु अंत में इस अभियोग में जौहरा तथा जालपा के बयानों ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया। यानी अंत में जालपा, जौहरा तथा रमानाथ के बयान पुनः सुने गए। दर्शकों की भीड़ एकत्रित हो गई थी। पुलिस का षड्यंत्र अब खुल चुका था। जज साहब ने अपने निर्णय में सभी अपराधियों को निर्दोष बतलाया और अंत में उन्हें मुक्त भी कर दिया। रमानाथ को परिस्थितियों का दास बतला करके जज साहब ने दंड से भी मुक्त कर दिया। इस प्रकार सारे नगरवासियों ने उन क्रांतिकारियों को पुष्पमालाओं से स्वागत किया। फिर कलकत्ता के षड्यंत्र से मुक्ति पाने के बाद रमानाथ अपने परिवार और रतन, जौहरा तथा देवीदीन जग्गो के साथ प्रयाग में आकर बस गए। यह लोग अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए खेतीबाड़ी करने लगे और दूसरों की सेवा करने में जीवन व्यतीत करने लगे। समय बीतता चला गया और एक दिन लगातार बीमार रहने के कारण तथा कोई भी देखभाल करने वाला न रहने के कारण रतन को इस देह से भी मुक्ति मिल गई। जालपा ने एक शिशु को आगे चलकर जन्म दिया। अंत में वह घर के कामकाज में तथा अपने बच्चे के पालन पोषण में व्यस्त रहने लगी। जौहरा अब एक प्रकार से अकेली रह गई थी। वर्षा ऋतु का मौसम था। किनारे के गांव डूबने लगे थे, झोपड़ियां बहने लगी थी। रमानाथ, जालपा और जौहरा नदी के किनारे खड़े होकर बाढ़ का भयंकर दृश्य देख रहे थे कि अचानक एक डगमगाती हुई कश्ती दिखाई दी। किश्ती उलट गई और बैठे हुए सभी लोग अथाह जल में डूबने लगे। एक स्त्री अपने बच्चे सहित डूबती दिखाई दी। जौहरा रोकने पर भी ना मानी और उसे बचाने के लिए गंगा नदी में कूद पड़ी। लहर का रैला आया, जौहरा के पैर उखड़ गए और वह प्रवाह के साथ बह चली। रमानाथ भी गंगा में डूब पड़ा, किंतु अब वह बेचारा क्या कर सकता था। जौहरा के बाल एक बार दिखाई दिए
बस यही उसके अंतिम दर्शन थे। उधर प्रेम खींच रहा था तो इधर बंधन खींच रहा था। इस तरह एक बच्चे और स्त्री को बचाने के फल स्वरूप जोहरा ने अपनी जान दे दी। जालपा किनारे पर खड़ी रहकर हाय हाय करती रह गई। वह भी नदी में कूदना चाहती थी। वह भी जोहरा को बचाने के लिए नदी में कूद पड़ी। रमाधर्म संकट में था। अंत में शोक संतप्त वे दोनों पानी से बाहर निकलकर दुखी हृदय से अपने घर की ओर लौट पड़े। अक्सर रमानाथ और जालपा नदी के किनारे जाते और वहां जहां जोहरा डूबी हुई थी उसी तरफ घंटों देखा करते थे। कई दिनों तक उन्हें यह आशा बनी रही कि शायद जोहरा बच गई होगी और एक दिन किनारे लौटकर आएगी, परंतु ऐसा नहीं हो सका। फिर क्या था, धीरे धीरे वह क्षीण आशा भी शोक के रूप में खो गई। मगर अभी तक जोहरा की मूरत उनकी आंखों के सामने फिरा करती थी। उसके लगाए हुए पौधे, उसकी पाली हुई बिल्ली, उसके हाथों से सिले हुए कपड़े, उसका कमरा, ये सब उसकी स्मृति के अब चिन्ह बन गए थे। और उसके पास जाकर रमा की आंखों के सामने जोहरा की तस्वीर खड़ी हो जाती थी। तो दोस्तों, यह उपन्यास यहीं समाप्त होता है। इस उपन्यास की कथा यहीं समाप्त होती है। इस तरह हम देखते हैं कि मुंशी प्रेमचंद कृत गबन एक श्रेष्ठ सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास है। गबन शब्द का अर्थ दूसरों का किसी के यहाँ सौंपा हुआ पैसा या कोई चीज हड़प लेना या उड़ा देना या खा जाना होता है। प्रस्तुत उपन्यास में गबन करने के पीछे मुख्य रूप से दो कारण हैं। पहला, जालपा की नारी सुलभ आभूषण प्रियता और पत्नी जालपा को खुश करने के कारण उद्देश्य से रमानाथ द्वारा आर्थिक स्थिति को उजागर न कर मिथ्य प्रदर्शन करना था, जिसके फलस्वरूप रमानाथ के साथ साथ जालपा में भी तूफान आता है। अतः गबन उपन्यास की कथा वस्तु एक मध्य वर्गीय परिवार की कथा वस्तु है। इस उपन्यास के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने नारियों की आभूषण प्रियता, मध्य वर्गीय परिवार की झूठी शान शौकत, दिखावा तथा पुलिसों के अत्याचारों को बड़े सुंदर ढंग से उजागर किया है, जिसमें उपन्यासकार को पर्याप्त सफलता मिली है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को यह जो उपन्यास है ये समझ आया होगा। तो हम मिलते हैं इसी के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।